नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं BPSC 104, जिसका शीर्षक है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। पिछले वीडियो में हमने इकाई 5 के बारे में पढ़ा था, निर्जातीयता के बारे में हमने पढ़ा था। इकाई 6 पे आज हम पढ़ेंगे स्वायत्तता आंदोलन के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बार फिर से मैं बता दूँ कि अगर आप दिसंबर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने असाइनमेंट बनाना शुरू नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप असाइनमेंट बनाना शुरू कर दीजिए। असाइनमेंट का PDF जो है हमारे पास उपलब्ध है। बना बनाया असाइनमेंट का PDF मैं आपको दूंगा, उसे आपको लिखना होगा और सबमिट करना होगा। हमारे असाइनमेंट की गारंटी दोस्तों ये है कि आपको 70% मार्क्स की गारंटी हमारी तरफ से है, क्योंकि हम असाइनमेंट इस प्रकार तैयार करते हैं कि उन्हें आपको नंबर देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वायत्तता आंदोलन। यानी कुछ ऐसे आंदोलन होते हैं दोस्तों जो अलग क्षेत्र का मांग करते हैं, अलग राज्य का मांग करते हैं, अलग देश की मांग करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्वायत्तता। ठीक है, स्वायत्तता आंदोलन। तो भारत में आप जानते होंगे आज़ादी के समय पे राज्यों की संख्या बहुत कम थी। आज़ादी के बाद जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता गया, देश की सत्ता हस्तांतरण होता गया, लोगों ने अलग अलग राज्यों की मांग उठानी शुरू कर दी, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो। अभी भी बहुत सारे राज्यों में अलग राज्यों की मांग उठ रहा है। आप जानते हैं कि खालिस्तानी लोग एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। देखिए, आप अलग देश की मांग नहीं कर सकते हैं। अगर आप देश के अंदर रहकर कोई अलग देश का मांग करते हैं तो आप पर राजद्रोह का केस लग सकता है। आई बात समझ में? लेकिन भारत के संविधान के अनुसार आप अगर किसी अलग राज्य की मांग करें तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर एक ही राज्य में दो भाषाओं के लोग रहते हैं और दो भाषाओं के लोगों में अक्सर मुठभेड़ होती है या दंगे फसाद होते हैं, तो एक भाषा का जो जाति है वह सरकार से गुहार लगा सकता है कि इस राज्य को दो भागों में बांट दिया जाए। क्यों? क्योंकि इस राज्य में जो है 60-40 की आबादी है अलग अलग भाषा की, यानी 60% हिंदी बोलने वाले हैं, 40% कोई और भाषा बोलने वाले हैं। तो जो 40% अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं वह सरकार से चाहें तो एक अलग राज्य का मांग कर सकते हैं। साउथ में जाएं तो कुछ दिन पहले तेलंगाना एक अलग राज्य बना था, वो भी भाषा के आधार पर ही बनाया गया था। आई बात समझ में? तो देखिए, स्वायत्तता आंदोलन जो है ना शुरू से लेकर आज तक जारी है। बंगाल आप जाएंगे तो बंगाल में जो दार्जिलिंग है, वहाँ के जो गोरखा लोग हैं, वो गोरखा लोग दार्जिलिंग को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं कि जो गोरखा लैंड है कि हमें एक अलग लैंड दे दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप दार्जिलिंग जाएंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप वेस्ट बंगाल में हैं। वहाँ के लोग बांग्ला बहुत कम बोलते हैं। वहाँ के जो नेपाली बोलने वाले लोग होते हैं ना, वो नेपाली है नहीं, वो इंडियन ही है। उन्हें आप नेपाली समझने की भूल बिल्कुल मत करना। दिखते वो इसलिए वैसे हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु वैसी है, लेकिन है वे बिल्कुल इंडियन और बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। लेकिन उनकी रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनकी बोली चाली, उनकी भाषा सब कुछ बंगाल से अलग है। इसलिए वे क्या कर रहे हैं, बंगाल से एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। तो स्वायत्तता जो आंदोलन है वो यूँ समझ लीजिए कि एक अलग राज्य, एक अलग क्षेत्र बनाने की मांग को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वायत्तता आंदोलन कहते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 3 में आपका ये अधिकार है, और ये जो प्रस्तावना दिया गया है ना, ये बिल्कुल वहाँ पे मेंशन है कि एक अलग राज्य का निर्माण हो सकता है संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा। तो स्वायत्तता आंदोलन क्या है ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है स्वायत्तता को लेकर। चलिए देखिए, भारत में अभी वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कितने राज्यों की संख्या है तो 28 राज्य है और 11 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आई बात समझ में? चलिए, क्योंकि देखिए लद्दाख को भी अलग कर दिया गया ना जम्मू कश्मीर से, तो अभी उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के इसमें रखा गया है। जम्मू कश्मीर को भी जो है, जम्मू और कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया है और उसे भी केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है और राज्य 28 के 28 है। आई बात समझ में? क्यों 28 है? 29 होना चाहिए था तेलंगाना बनने के बाद, लेकिन 29 होना चाहिए था तेलंगाना बनने के बाद, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा से हटा दिया गया है, तो 29 से एक राज्य कम हो गया, तो कितना बच गया? 28। यानी पहले भी 28 था, अब भी 28 है। आगे अगर कोई नया राज्य का निर्माण होगा तो अलग बात है, 29 हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है ना, इसको समझिए। जम्मू कश्मीर में स्वायत्तता आंदोलन का होना जरूरी इसलिए है, जम्मू और कश्मीर, आप जम्मू जाओगे तो वहाँ का रहन सहन, भाषा, वेशभूषा, धर्म, जाति अलग है। आप कश्मीर जाओगे तो वहाँ का बिल्कुल अलग है। जम्मू में अधिकतर लोग हिंदू हैं। आई बात समझ में? जो वैष्णो देवी आप देखते हैं, जो अमरनाथ देखते हैं, वो जम्मू में है। और एक है कश्मीर, वहाँ पर मुस्लिमों की आबादी है।
वहाँ की रहन सहन, वेशभूषा, भाषा अलग है। तो जम्मू और कश्मीर के लोग एक ही राज्य में एक साथ नहीं रह सकते, सब कुछ अलग है। इसीलिए सबसे मेन फैक्टर होता है कि धर्म का अलग होना, मतलब हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, रहन सहन अलग है, वेशभूषा अलग है, सब कुछ अलग है। अब मान लीजिए आप MP जाएँ, मध्य प्रदेश जाएँ, तो वहाँ हिंदू जो संस्कृति है, मुस्लिमों का भी वही संस्कृति है। हिंदू जो वेशभूषा पहनते हैं, मुस्लिम भी वही पहनते हैं। हिंदू जो बोलते हैं, मुस्लिम भी वही भाषा बोलते हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम वहाँ टकराव नहीं है। लेकिन कश्मीर में ये बात नहीं है। कश्मीर के लोगों का भाषा अलग है, जम्मू के लोगों का भाषा अलग है, उनका खान पान, रहन सहन अलग है, इनका सब कुछ अलग है। इनका धर्म अलग है, इनका भी धर्म अलग है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे यहाँ पर एक ध्यान दीजिए। संविधान में 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में स्वायत्त निकायों, स्वायत्त शिक्षा, क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण के प्रावधान है। यानी 4 राज्यों को अलग दर्जा दिया गया है। देखिए, भारत के संविधान में कुछ राज्य को अलग राज्य यानी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि उनके विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण। जैसे कि जम्मू कश्मीर को 370 में वहाँ लागू था, 370 लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो भौगोलिक स्थिति थी वो चाइना से सटती थी, वो पाकिस्तान से सटती थी। तो इसलिए उस टाइम इस चीज़ को देखते हुए 370 को लागू किया गया था, बाद में उसे हटा दिया गया। तो उसी प्रकार अगर आप जाएंगे उत्तर पूर्व के राज्यों में, तो वहाँ पे आपको धारा 371 देखने को मिलेगा, जो वहाँ पे स्पेशल स्टेट को जो है उसको मेंशन करता है। यानी कुछ राज्यों को स्पेशल राज्यों का दर्जा प्राप्त है, उनके भौगोलिक क्षेत्र को, जनसंख्या को, सब कुछ को देखते हुए। आई बात समझ में? अब देखिए 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अनुच्छेद 371 जो कि अनुच्छेद 371 ए से लेकर जे तक है, ये उत्तर पूर्व के राज्यों कौन कौन? नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए है, तथा अन्य क्षेत्रों में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों की सांस्कृतिक और पारंपरिक कानूनों की सुरक्षा के लिए विशेष सहायता प्रदान करना है। देखिए, ऐसा क्यों होता है कि किसी राज्य को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलता है? ऐसा क्यों? देखिए, आप अगर उत्तराखंड जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, सिक्किम जाएंगे, ये जो 4-5 स्टेट है उत्तर पूर्व के, वहाँ जाएंगे तो वहाँ का कुछ नियम ऐसा है कि आप दूसरे राज्य, अगर मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड का एक व्यक्ति अगर चाहे तो उत्तराखंड या सिक्किम में जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता है। क्यों नहीं खरीद सकते? कि वो पहाड़ है, वहाँ का जो सौंदर्य है वो एक अलग है। तो सरकार भी नहीं चाहती कि कोई बाहर का इंसान आके वहाँ पे रहे, ज़मीन खरीदे, फैक्ट्री बनाए और वहाँ की जो एक सुंदरता है, जो ब्यूटी है, उसको ख़त्म कर दे। ज़रा सोचिए कि उत्तराखंड और हिमाचल, सिक्किम जैसे सुंदर राज्यों में अगर कल कारखानों की संख्या बढ़ गई तो क्या आज से 50 साल बाद क्या वही सौंदर्य बरकरार रहेगा इन राज्यों का? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसीलिए अब देखिए, पैसे वाले लोग होंगे तो क्या करेंगे? आपको इतने पैसे वो देंगे ज़मीन के लिए कि आप लालच में आकर बेच दोगे। इसलिए सरकार ने नियम बनाया है कि आप जो है, यानी दूसरे राज्य का व्यक्ति वहाँ पर जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता है। आई बात समझ में? नहीं तो क्या होगा? अब बड़े बड़े होटल के मालिक, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोग, बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर, क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, वे उत्तराखंड में जाके फार्म खरीद लेंगे, लैंड खरीद लेंगे, होटल बना देंगे, बर्बाद कर देंगे पूरे पहाड़ को। आई बात समझ में? आज मुंबई की क्या हालत है, दिल्ली की क्या स्थिति है? दिल्ली के जितने लोग हैं उससे कहीं अधिक बाहर के लोग हैं। आज बेंगलुरु की स्थिति क्या है, चेन्नई की स्थिति क्या है, कोलकाता की स्थिति क्या है? इतनी गर्मी वहाँ बढ़ रही है, इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए कि वो राज्य का जो अस्तित्व है, उस राज्य के अस्तित्व को, उसकी धरोहर को, संस्कृति को बचा कर रखने के लिए सरकार जो है अलग अलग राज्यों में क्या करती है, उसे स्पेशल राज्य का दर्जा देती है। उस राज्य के एक अलग कानून होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस राज्य का अलग संविधान होता है। नहीं, संविधान नहीं होता। भारत का संविधान का नियम ही वहाँ चलती है, भारत की चुनावी प्रक्रिया ही वहाँ पर चलती है, लेकिन कुछ स्पेशल एक्ट हैं उस राज्य के लिए। ये बात क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वायत्त आंदोलन की विशेषताएं। देखिए, स्वायत्त आंदोलनों की कुछ कारणें होती हैं। जो आंदोलन हैं अलग राज्य के बनने की, वो स्वतः ऐसे ही तो उत्पन्न नहीं होती। कुछ कारण हुआ होगा, कुछ भेदभाव हुआ होगा, कुछ मुठभेड़ हुए होंगे, कुछ ऐसी अलग अलग विभिन्नताएं होंगी लोगों के बीच, जिसके कारण लोग अलग राज्य की मांग करते हैं। तो आइए कुछ विशेषताओं पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहला है
ये उन क्षेत्रों में उठाए जाते हैं जहाँ पर लोगों के साथ भेदभाव होता है। अब मान लीजिए कि झारखंड है। अब झारखंड में सभी लोग हैं, जिसमें से आदिम जनजाति जो आदिवासी है वो भी है और हिंदी भाषी भी है। अब मान लीजिए कि आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उनके साथ भेदभाव हो तो क्या वो इस क्षेत्र में रहना चाहेगा? क्या वो चाहेगा कि उसका शोषण हो? क्या वो चाहेगा कि उसके साथ भेदभाव हो? कभी नहीं चाहेगा। तो इस कारण क्या होता है कि वो लोग फिर डिमांड करते हैं कि नहीं, हमारा अलग राज्य होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग रहेंगे, सिर्फ आदिवासी रहेंगे। आई बात समझ में? तो ये होता है। अब जो भेदभाव है, ये भेदभाव कई प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है आर्थिक भेदभाव, एक होता है सामाजिक भेदभाव, एक सांस्कृतिक भेदभाव और एक भाषाई भेदभाव। नंबर 2 है, इन मांगों को समाज के मुखर तबकों द्वारा उठाया जाता है, जैसे मध्यम वर्ग, छात्र, नागरिक, समाज के संगठन एवं राजनीतिक दल। नंबर 3 है, स्वायत्तता की मांग करने वालों का आरोप है कि उनका क्षेत्र आंतरिक उपनिवेश बन गया है, यानी बाहर से लोग आते हैं और उनके राज्यों पर कब्जा करते हैं, उनके जो संसाधन हैं उनको लूटते हैं। आई बात समझ में? ये किन लोगों का ये है, मतलब मांग है? वो है जो मांग करते हैं किसकी? अलग राज्य की। उनका ये कहना है कि बाहरी राज्य के लोग हमारे राज्य में आके, जो अब झारखंड का आप अगर एग्जांपल लें तो झारखंड में अभी जो है ना 1932 का आंदोलन छिड़ चुका है कि डोमिसाइल लागू कीजिए। उनका मांग करता है तो उनका मतलब मांग क्या है? उनका कहना ये है कि बाहर से जो बिहारी लोग हैं तो वो लोग यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं? यहाँ बस रहे हैं और हमारा जो अधिकार है उसको ले रहे हैं। तो इसलिए झारखंड में भी 1932 का आंदोलन शुरू हो चुका है। तो इसी कारण से एक अलग राज्य बनने का जो खाका है वो तैयार होता है। नंबर 4 है, उनके क्षेत्र को राज्य के राजनीतिक संस्थानों में उचित। हाँ, अब देखिए कोई राज्य है, मान लीजिए अब हम उत्तर पूर्व के राज्य को ही लेते हैं। देखिए हमारा जो शरीर है, ठीक है, तो हमारे शरीर में हम अपने फेस का अधिक ध्यान रखते हैं, बाल का अधिक ध्यान रखते हैं, हाथ का अधिक ध्यान रखते हैं, लेकिन जो पैर है ना, पैर का हम कुछ ध्यान रखते ही नहीं ना। तो पैर को कभी देखते हैं कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ। मतलब पैर शरीर का एक ऐसा अंग होता है और पीठ शरीर का एक ऐसा अंग होता है जहां हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। उसी प्रकार उत्तर पूर्व के जो राज्य है वहाँ पर सरकारों का ध्यान काफ़ी कम जाता है। क्यों? सबसे पहला कारण है कि वहाँ पर जो राज्य छोटा है, राज्य में संसाधन नहीं है, राज्य की आबादी बहुत कम है, राज्य में लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें काफ़ी कम है, इसलिए सरकार वहाँ पर कुछ कार्य करना नहीं चाहती है। सरकार वहाँ पर चुनाव ठीक से लड़ना भी नहीं चाहती है। तो इससे होता क्या है कि केंद्र सरकार जो है वो अनदेखी करती है उन राज्यों के लोगों को। वहाँ सुख सुविधाओं का जो है वो मुहैया नहीं करवाया जाता, वहाँ सड़कें नहीं बनवाई जा रही थी। हालांकि आज 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद आप इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारे सड़कें बनी है, बहुत सारे पुलों का निर्माण हुआ है एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने के लिए। तो अगर सरकार उन राज्यों पर अपना ध्यान नहीं देगी तो ऑटोमेटिक है कि वे राज्य क्या कहेंगे कि हमको अलग राज्य का दर्जा दीजिए। उसके बाद है, उनकी भाषा एवं संस्कृति को उचित पहचान नहीं दी जाती। आप एक बात बताइए, जब नागालैंड के लोग इधर आते हैं, आई बात समझ में, जब अरुणाचल प्रदेश के लोग इधर आते हैं तो हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? अबे ये चीनी है। आपने कई बार देखा होगा, हम लोग उन्हें चीनी समझ लेते हैं और हम जानते भी हैं कि वे इंडियन हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, नागालैंड से हैं, फिर भी हम उन्हें क्या कहते हैं कि तुम चीनी हो। और ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया में काफ़ी बार हुई है। काफ़ी वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, वो कहते हैं कि हमें चीनी बोलना बंद करो, वी आर इंडियंस, हम इंडियन हैं। तो कहीं ना कहीं हम भेदभाव करते हैं उन लोगों के साथ। तो इसका ये भी एक कारण है कि वे लोग हमसे अलग होना चाहते हैं। चलिए, तो ये कुछ विशेषताएं थी उन आंदोलनों की। आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्वायत्तता आंदोलनों के कुछ उदाहरण, यानी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम अभी पढ़ेंगे जो इस आंदोलन का क्या है, उदाहरण हैं। तो आइए देखिए, स्वायत्तता आंदोलनों से में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेघालय के बारे में। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगा, हालांकि अभी मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। राज्य के अंदर राज्य, देखिए स्वायत्तता का मतलब होता है अलग राज्य का निर्माण करना, और एक कॉन्सेप्ट होता है राज्य के अंदर राज्य। मतलब मान लीजिए कि कोई स्टेट है, कोई राज्य, घर के अंदर घर कहते हैं ना हम लोग, घर के अंदर एक अलग घर। अब मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एक परिवार है जिसमें 4 लोग हैं, माता पिता और 2 भाई, ठीक। एक भाई की शादी हो जाती है और उसके बाद वो क्या बोलता है अपने घर में कि मैं अलग रहूँगा,
घर में ही रहूँगा लेकिन आप लोगों से अलग रहूँगा, यानी अलग खाना बनाऊँगा, अलग कमरे में रहूँगा। तो क्या हो गया, एक घर के अंदर और एक परिवार और एक घर का निर्माण हो गया, उसे कहते हैं घर के अंदर घर। तो कहीं ना कहीं जो वो बेटा जो अपने बाप माँ और भाई से अलग होकर खाना बना रहा है, अपने वाइफ के साथ रह रहा है, तो कहीं ना कहीं घर वालों के साथ उसका मनमुटाव हुआ होगा, कुछ बातें हुई होंगी, झगड़ा फसाद हुआ होगा, इसी कारण वो सबके साथ मिलकर रहना नहीं चाहता। इसे कहते हैं घर के अंदर घर। उसी प्रकार एक कोई राज्य है, मान लीजिए किसी भी राज्य में अगर वहाँ के किसी खास समुदाय को अधिकार नहीं दिए जाते, उनको सुविधाएं नहीं मिलती, उनकी अनदेखी होती है, उन्हें कहीं पर भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो वो क्या करती, वो एक अलग राज्य की मांग करती है। लेकिन सरकार हमेशा ये चाहती है कि एक राज्य टूटकर दूसरा राज्य न बने। इससे सरकार को हानि है। किसको हानि है? सरकार को हानि है। जितनी अधिक राज्य होंगी केंद्र सरकार के सामने उतनी ही अधिक चुनौतियां भी होंगी। तो सरकारें क्या करती है कि राज्य के अंदर राज्य का कॉन्सेप्ट लाती है। तो ये जो राज्य के अंदर राज्य का अवधारणा है, अब देखिए, अब मान लीजिए कोई राज्य है, वहाँ पे कोई खास समुदाय है, वो खास समुदाय क्या कह रहा है कि हमें एक अलग राज्य दीजिए, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, आपको एक अलग राज्य की आवश्यकता नहीं है, आपको हम कुछ विशेष अधिकार देंगे, आपको हम कुछ विशेष कानून देंगे। यानी आप जिस क्षेत्र में रहोगे उसी राज्य के अंदर में ही, उसी राज्य के अंदर में ही आप जिस क्षेत्र में रहोगे उस क्षेत्र को हम, आप जिस राज्य का डिमांड मांग कर रहे हो उसी क्षेत्र के अंदर, यानी जो कानून होगी वो उसी राज्य का माना जाएगा। आप एक उदाहरण लीजिए, असम में ये हुआ था, राज्य के अंदर राज्य का प्रावधान असम में हुआ था। असम के लोग, कुछ लोग थे, असम का कोई समुदाय था, वो समुदाय एक अलग राज्य मेघालय का डिमांड कर रहा था, लेकिन सरकार जो है एक अलग राज्य देने को तैयार नहीं थी। तो सरकार ने, जो लोग थे ना, उन लोगों का डिमांड था कि असम में कुछ इलाके पहाड़ी इलाके हैं, तो उस पहाड़ी इलाके को एक अलग राज्य बना दिया जाए, जो सरकार चाहती नहीं थी। तो सरकार ने क्या किया कि उस विशेष समुदाय के लोगों को कहा कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र को हम मेघालय नाम तो दे देंगे, लेकिन उसे एक अलग राज्य का दर्जा नहीं देंगे। यानी असम में के अंदर ही आप रहेंगे, आपको हम कुछ स्पेशल कानून देंगे, आपको कुछ हम स्पेशल अधिकार देंगे। तो इसे कहते हैं राज्य के अंदर राज्य। हालांकि ये हुआ कि 1972 में असम के अंदर जो अलग राज्य के अंदर राज्य का अवधारणा था, यानी असम के अंदर में ही मेघालय का निर्माण किया गया था, उसे 1972 में मेघालय को उससे तोड़कर मेघालय बना दिया गया। यानी मेघालय का निर्माण क्या हुआ, राज्य के अंदर राज्य से उठकर आया और स्वायत्तता आंदोलन में बदल गया। ये है राज्य के अंदर राज्य का एग्जाम्पल, उदाहरण। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे अलग राज्य से स्वायत्तता, बोडो आंदोलन। अब देखिए बोडो आंदोलन क्या है। असम में विभिन्न प्रकार की जनजातियां आपस में मिलकर रहती है। असम में एक जनजाति है जिसे कहते हैं बोडो जनजाति। बोडो जनजाति का कहना था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हम तो असमी है नहीं, हम तो बोडो जनजाति हैं, तो क्यों ना हम एक आंदोलन करें कि हमें एक अलग राज्य मिलना चाहिए। जिस प्रकार मेघालय वालों ने आंदोलन किया और उन्हें एक अलग राज्य मिला, उसी प्रकार असम के बोडो ने भी सोचा कि हम भी जो है एक अलग राज्य का डिमांड करें, एक अलग राज्य की मांग करें और असम को तोड़कर हम भी एक अपना अलग राज्य बना लें जिसका नाम रहेगा बोडोलैंड। देखिए बोडो एक जनजाति है और बोडोलैंड उन्हीं का अवधारणा है कि हमारा खुद का एक अलग राज्य होगा जिसमें सिर्फ बोडो जनजाति के लोग रहेंगे, चाहे वो राज्य छोटा ही क्यों ना हो। देखिए ऐसा होता क्यों है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार जो है ना आदिवासियों को, पहाड़ों में रहने वाले लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान नहीं करती है, उनकी अनदेखी करती है और वस्तुतः उन लोगों को जो है एक अलग राज्य बनाने की मांग को सामने लाना पड़ता है। बोडो स्वायत्तता आंदोलन का जो शुरुआत अगर हम कहें ना तो 1960 के दशक से ही ये शुरू हो चुका था, माने उस टाइम पनपना शुरू हुआ था। 1972 में क्या हुआ, मेघालय अलग हो गया। 1963 में नागालैंड पहले ही अलग राज्य बन चुका था। अब बोडो आंदोलन का जो अगला चरण था 1987 में शुरू होता है। 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद जो है इस आंदोलन में और तेजी हुआ, क्योंकि जो हस्ताक्षर हुए थे इस हस्ताक्षर को और इस ट्रीटी को बोडो लोग नहीं मानते थे। बोडो लोग का मानना था कि आप कुछ भी कर लो, आप हमें सुख सुविधाएं मुहैया नहीं करवा सकते, आप हमें दे नहीं सकते, और सबसे पहली बात यह है कि हम तो इंडियन है ही नहीं, हम तो जो है वो असमी है ही नहीं, हम तो बोडो हैं।
संजीव बरुआ जी की एक पुस्तक है इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ के एक अध्याय में बोडो समुदाय ने कहा है कि हम बोडो हैं न कि असमी, इसलिए उनका डिमांड है कि हमें एक अलग राज्य मिलनी चाहिए। 1993 से बोडो आंदोलन का फोकस असम के कोकराझार, बाक्सा, चिरांग और उढ़ालगर जिलों में अधिक हो रहा था। इसका मकसद भी बोडो स्वायत्तता की मांग ही था। सरकार और बोडो के बीच 1993, 2003 और 2020 में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें बोडो होमलैंड के फोकस में कमी आई, यानी कुछ ऐसी मांगे जो उनकी थी उनको मान लिया गया सरकार द्वारा और आंदोलन क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन बोडो में ही यानी बोडो समुदाय में ही एक अलग गुट था जो अभी भी बोडोलैंड राज्य की मांग कर रहा था। 1993 के बोडो समझौते के तहत बोडोलैंड स्वायत्तता परिषद BAC का गठन किया गया। तथापि इसमें परिषद के क्षेत्राधिकार की परिभाषा नहीं दी गई थी कि आप किस क्षेत्र में रहेंगे, आपका क्षेत्र का जो एरिया होगा वो क्या रहेगा। 1996 तक बोडो ने फिर से बोडोलैंड की मांग की, परंतु 2 मिलिटेंट गुटों ने बोडो परिषद को मानने से इनकार कर दिया। इनमें बोडोलैंड आर्मी और बोडोलैंड लिबरेशन फोर्स शामिल थे। उन्होंने इस परिषद को दिसपुर की कठपुतली बताया। 2003 में बोडो समझौते के बाद बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया। इस परिषद का क्षेत्राधिकार क्षेत्र 3082 गांव तक बढ़ा दिया गया और तथा इसे 40 विषयों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। देखिए, बोडोलैंड वाले लगातार बोडोलैंड की मांग कर रहे थे। अब मैंने आपसे क्या कहा पहले कि स्वायत्तता आंदोलन मतलब उसमें 2 तरीके का आंदोलन होता है, एक होता है राज्य के अंदर राज्य और दूसरा होता है अलग राज्य। तो देखिए, कोई भी सरकार तो चाहेगी नहीं कि अलग राज्य बने। असम भी वो चाहती नहीं कि वो क्या बने, अलग राज्य बनकर बोडोलैंड बन जाए। इसलिए असम की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बोडोलैंड का क्षेत्र था उसको बढ़ा दिया और इसमें 3082 गाँव को शामिल किया। यानी 3082 गाँव जहाँ जहाँ बोडो जनजातियों की संख्या अधिक थी उन गाँवों को बोडोलैंड के नाम से घोषित किया गया, राज्य के अंदर ही। इसको समझिए, राज्य टूटा नहीं, राज्य के अंदर ही। और 40 ऐसे विषयों में उन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया कि वे अपना खुद का कानून बना सकते हैं, लेकिन उसे लागू कौन करेगी, असम की सरकार ही। आई बात समझ में? चलिए, इसमें एक प्रमुख और उप प्रमुख सहित अधिकतम 12 कार्यकारी मेंबर की कार्यकारी परिषद की व्यवस्था की गई। किसमें? उस बोडोलैंड में। इसमें गैर आदिवासी लोगों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। तीसरे बोडो समझौता जो 2020 में हुआ, इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और बोडो समूह यानी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और बोडो जो जनजाति के जो मेन लोग थे जिनका डिमांड था, उनके बीच में एक समझौता हुआ और इस समझौतों पर क्या हुआ, एक हस्ताक्षर किया गया। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं कि वो जो मीटिंग हुई थी, वो जो हस्ताक्षर हुए थे किन किन विषयों पर। देखिए, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में आतंकवादी समूह के लोग भी शामिल थे जिन्होंने पहले हस्ताक्षर नहीं किए थे। देखिए, आतंकवादी मतलब कि जो अलग राज्य का मांग कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले क्या कहा था कि अगर आप एक अलग देश की मांग करेंगे, क्योंकि ये एक अलग देश की मांग कर रहे थे, आई बात समझ में। और ये माओवादी गैंग थे, इनका काम था क्या करना, आतंक फैलाना, बम गोला फेंकना, यानी आतंकवादी समूह की तरह काम कर रहे थे, नक्सल की तरह, इसलिए इन्हें आतंकवादी कहा गया है। ठीक है, तो इसके बाद से 2020 में जो ये हस्ताक्षर हुआ ना, उसके बाद से बोडो आंदोलन का जो एक चरम सीमा था वो खत्म हो गया। यानी आज असम के अंदर में बोडो आंदोलन का अस्तित्व खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि राज्य के अंदर राज्य की अवधारणा को असम में लाया गया है। यानी राज्य के अंदर बोडोलैंड बनाया गया है, राज्य को तोड़कर नहीं बनाया गया है। आई बात समझ में? तो उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। देखिए, 250 करोड़ रुपए की राशि प्रतिवर्ष क्षेत्र के विकास के लिए रखी गई तथा इतनी ही राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। BTR में सीटों की संख्या भी 40 से बढ़कर 60 की जाएगी। यानी जो बोडोलैंड है उसमें जो 40 सीट थी विधानसभा में, उसको 60 कर दिया जाएगा और हर साल 500 करोड़ का उन्हें राशि दी जाएगी। 250 करोड़ राज्य के द्वारा, 250 करोड़ देश के द्वारा। तो ये था बोडोलैंड के बारे में। चलिए, अब आगे हम पढ़ेंगे बोडो आंदोलन का संदर्भ उल्फा। अब देखिए, असम में कुछ लोग ऐसे थे जो उच्च जाति के थे, पैसे वाले थे, उन्होंने एक अलग राज्य का मांग की। इन लोगों का नाम था उल्फा। ये उल्फा ग्रुप था।
इस ग्रुप के क्या मांग थी? इस ग्रुप की मांग थी कि असम को तोड़कर एक अलग राज्य बनाया जाए। और देखिए असम क्या है कि कुछ हिस्सा ज़मीनी है, कुछ हिस्सा पहाड़ी है। तो ज़मीनी जगह पर जो बोडो लोग रहते थे तो वो चाहते थे कि ये जो ज़मीन है वो ज़मीन हम लेंगे, पहाड़ बोडो लोग को दे दो। और उल्फा का डिमांड था ज़मीन हम लेंगे। तो उल्फाओं ने क्या किया, काफ़ी अत्याचार किया बोडो के साथ, ठीक है, क्योंकि वे उच्च जाति के थे, अधिक संपन्न थे, सरकार में उनकी तूती बोलती थी, सरकार में उनके लोग थे। तो इसका फ़ायदा उल्फाओं को मिला। उल्फा ने चोरी करना, डकैती करना, मारपीट करना, बलात्कार करना, वसूली करना, छिनतई करना शुरू कर दिया, यानी जितने गलत काम थे। और उनके समर्थन वाली एक सरकार भी उस टाइम बन गई। लेकिन ये उल्फा लोग जब अति करने लग गए, मतलब जब बात हद से अधिक बढ़ गई ना, तब क्या किया, सरकार को इन पर एक्शन लेना पड़ा। अब सरकार इन्हें मारने लगी। अब उल्फा धीरे धीरे उग्र बन चुकी थी। आई बात समझ में? मतलब एज अ नक्सलाइट, ठीक है, नक्सली बन चुके थे वे लोग। अपनी जो अत्याचार है काफ़ी वो बढ़ा रहे थे राज्य के अंदर में। तब सरकार को इन पर एक्शन लेना पड़ा और सरकार ने उन्हें मारने के लिए ऑपरेशन बजरंग चलाया और ऑपरेशन राइनो चलाया। और जितने भी उल्फा के लोग थे वो अगर आप समर्पण करते, ठीक है, तो उन्हें माफ़ कर देते, और जो समर्पण नहीं करते उन्हें गोली मार दी जाती। तो ये था उल्फा के बारे में। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कार्बी और डिमासा काचारी स्वायत्ता आंदोलन। तो ये कार्बी और डिमासा काचारी क्या है, आइए जानते हैं। देखिए असम, मैंने क्या कहा, असम जो है ना पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारी जनजातियाँ हैं। अब हर जनजाति का अलग अलग मांग है भाई। हर जनजाति क्या कहती है कि हमें अलग राज्य दो। अगर ऐसा ही रहा ना भाई, पूरा भारत 100 भागों में बट जाएगा। भारत में 100, 150, 200 राज्य हो सकते हैं, ठीक है। बंगाल के अंदर में ही बंगाली की बहुत जातियाँ हैं, आदिवासियों के बीच में भी आदिवासियों की बहुत जातियाँ हैं। सभी अगर अलग अलग राज्यों की मांग करने लग गए तो क्या होगा इस देश का, आप खुद सोच सकते हैं। तो उसी प्रकार असम के उत्तर में कचार पहाड़ी जिलों में की 2 जनजातियाँ हैं, कार्बी और डिमासा कचारिया। तो ये भी सबसे पहले स्वायत्तता की मांग कर रहे थे कि हमें भी राज्य के अंदर में स्पेशल दर्जा दो, यानी हमें कुछ ऐसा कानून दो कि हम अपना खुद का खुद सोच सके। जैसा कि बोडो के लिए किया गया था कि उन्हें क्या दिया गया था, अलग राज्य दिया गया था, उन्हें 40 कानून बनाने का नियम दिए गए थे, उन्हें पैसे दिए जा रहे थे, आज भी उन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो ये मांग जो है ना वो कार्बी और डिमासा कचारी का भी था। ये सबसे पहले मांग किए थे और इनके मांग के बाद ही बोडो लोगों ने मांग की। आई बात समझ में? सबसे पहले इनका मांग था कि हमें अलग राज्य नहीं चाहिए, और न ही इन्होंने मेघालय के अलग होने के उनका समर्थन किया था, क्योंकि मेघालय वाले क्या कर रहे थे, पहले डिमांड कर रहे थे कि हमें मेघालय चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया, उन्हें राज्य के अंदर में ही मेघालय बना के दिया। तो इस वक्त ये जो कार्बी और डिमासा कचारी लोग थे, ये लोग उन्हें समर्थन नहीं दिए थे। लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि हमारे साथ भी भेदभाव किया जा रहा है, तब फिर इन्होंने, यानी किन ने, कार्बी और डिमासा कचारियों ने भी असम के अंदर में स्वायत्तता की मांग की और बाद में अलग राज्य बनने की मांग की। तो उनकी जो अलग राज्य बनने की मांग थी उसे खारिज कर दिया गया और राज्य के अंदर में राज्य के कॉन्सेप्ट को माना गया। और कार्बी जनजाति को एलोंग स्वायत्त परिषद में, यानी देखिए अलग अलग परिषद बना हुआ है। बोडो के लिए अलग परिषद है, कार्बियों के लिए अलग परिषद है, और उस परिषद ही उनके लिए कानून बनाएगा। अब मान लीजिए कि मैं एक बंगाली हूँ, तो बंगालियों के लिए झारखंड में मान लीजिए कि एक बंगाल परिषद बनाया गया, बंगाली परिषद। तो हर बंगालियों के लिए, झारखंड में जितने भी बंगाली है उन बंगालियों के लिए कानून कौन बनाएगा? सरकार द्वारा जो परिषद बनाया गया है, सरकार द्वारा जिस परिषद का गठन किया गया है बंगाली परिषद, वही बंगाली परिषद हम बंगालियों के लिए कानून बनाएंगे। तो आई बात समझ में? तो उसी प्रकार असम के अंदर में 2-3 परिषदें हैं। एक बोडो के लिए अलग परिषद है, कार्बी और डिमासा कचारियों के लिए अलग परिषद है, यानी राज्य के अंदर राज्य का कॉन्सेप्ट इसे ही कहते हैं। असम सरकार अगर चाहती तो असम को तोड़कर बोडोलैंड बन जाता, असम को तोड़कर कार्बी और डिमासा कचारी भी अपना राज्य ले लेते, लेकिन असम सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। असम सरकार ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए क्या किया, असम को मतलब यूनाइटेड करके रखा और राज्य के अंदर में ही राज्य को बनाने का फैसला लिया। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर एक बार में अगर समझ में ना आए, काफ़ी हार्ड है, 2 बार में आप समझें
ठीक है। और अगर फिर समझ में नहीं आए तो एक अलग से वीडियो फिर बनाऊंगा इसको आपको डिटेल्स में समझाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और असाइनमेंट चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल